किम एक सिंपल सा पेट डॉक्टर है जो बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी क्लिनिक को चालू रखे हुए है। उसके ऊपर बिल्स का ढेर लग चुका है और वो बस एक कदम दूर है सब कुछ बंद करने से। लेकिन जब वो हार मानने ही वाला होता है तभी अचानक एक चमकता हुआ पोर्टल उसके ऊपर ओपन हो जाता है। और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो खुद को एक मैसिव आइस ड्रैगन के सामने पाता है, किसी और ही दुनिया में। ये ड्रैगन असल में एक पावरफुल हीलिंग स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसके बदले किम आ गया। अब ये गरीब सा वेट, जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, फंस चुका है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहां हर तरफ मॉन्स्टर्स, मैजिक और सीक्रेट्स ही सीक्रेट्स हैं। और सबसे मजेदार बात, ये ड्रैगन खुद भी कंफ्यूज्ड है कि किम यहां कैसे आ गया। लेकिन शायद, बस शायद, यही वो इंसान है जिसकी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। कहानी शुरू होती है एक स्ट्रेस्ड आउट ड्रैगन से जो स्पिरिट ऑफ हीलिंग के बारे में सोचकर मेल्टडाउन के बीच में है। ये गॉडेस इंसानों की दुनिया में अपने जॉ ड्रॉपिंग लुक्स और गॉड टियर पावर्स के लिए मशहूर है। ड्रैगन को लगता है कि इतनी पावरफुल देवी कल्टस नाम के उसके पेट को इजीली ठीक कर देगी। वो फुल ड्रामा मोड में चांटिंग शुरू करता है, ओह स्पिरिट ऑफ हीलिंग, जो क्रिएशन की हर तकलीफ का इलाज कर सकती है। टाइम के ग्रेट मास्टर तुम्हें बुला रहा है, प्रकट हो। फिर वो बोलता है, अगर तुम अपनी पावर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारे लायक होगी। तभी हवा में से एक रैंडम लड़का जमीन पर गिरता है, बिल्कुल ड्रैगन के सामने। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और शॉक्ड। ड्रैगन लड़के को स्क्विंट करके देखता है, सोचते हुए कि क्या यही वो स्पिरिट ऑफ हीलिंग है। रूमर्स में तो उसकी तारीफ ऐसी थी जैसे वो कोई एब्सोल्यूट स्टनर हो, और सामने खड़ा है ये कंफ्यूज्ड सा लड़का। फिर ड्रैगन सोचता है, चलो छोड़ो, इंसानों की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वियर्ड होते हैं। वो लड़के से कहता है कि अपनी पावर दे दे, क्योंकि दिखावे से ज्यादा जरूरी है स्किल। उधर लड़का, जिसका नाम है किम ओहजिन, उम्र 32, जमीन पर कंबल ओढ़े ऐसे पड़ा है जैसे किसी स्लीप ओवर में आया हो। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। वो एक वेट है जिसने 2 साल प्री वेट और 4 साल वेट स्कूल में निकाल दिए। फिर 3 साल एक लो पेइंग क्लिनिक में काम किया जहां वो अनोइंग पेट ओनर से जूझता रहा। आखिरकार उसने वो जॉब छोड़ दी और खुद का क्लिनिक खोला, किम ओजिन्स पेट क्लिनिक। लेकिन किस्मत ने उसको धो दिया। नो कस्टमर्स, बिल्स का जाल। और एक दिन वो अचानक मर गया, शायद हार्ट अटैक से। कम से कम सोते हुए मरा, इस बात की तसल्ली है। अब जब वो उठता है और सामने एक मैसिव ड्रैगन को घूरते देखता है तो पैनिक में आ जाता है। उसे लगता है कि वो हेल में आ गया है और ये ड्रैगन या तो सेटन का कजन है या कोई बोर्ड रिसेप्शनिस्ट। जब वो पूछता है कि अब क्या होगा, ड्रैगन कामली बोलता है, मेरे पेट को ठीक करो। किम का दिमाग घूम जाता है। इवन इन हेल उसे काम करना पड़ रहा है। वो सोचता है कि पेट शायद कोई लो टियर ड्रैगन होगा या फिर कोई मॉन्स्टर जो ब्रेकफास्ट में आग खाता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, एक छोटा सा बैट बाहर आता है, अ लिटरल फ्रूट बैट। ड्रैगन उसे वैसे पकड़ता है जैसे कोई प्राउड डैड स्कूल के टैलेंट शो में अपने बच्चे को दिखाता है। किम गौर से देखता है, बैट का हाल बेहाल है, इतना स्किनी और लाइफलेस जैसे कोई सूखा हुआ किशमिश। किम के वेट इंस्टिंक्ट्स ऑन हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस पूछने लगता है, बैट क्या खाता है, उसकी रूटीन क्या है। ड्रैगन पूरी कोशिश करता है कि वो टोटल नूब ना लगे और बताता है कि वो पिछले एक हफ्ते से कैल्टस को पाल रहा है और उनके वर्ल्ड में आजकल बैट्स पालना बहुत ट्रेंडी हो गया है। किम की आईब्राउ ट्विच होती है, वो अपनी इनर रेज छिपा लेता है। उसे पता है कि उसने उस टाइप के दूसरे सबसे खराब पेट ओनर से पाला पड़ा है, जो सिर्फ ट्रेंड के पीछे जानवर अडॉप्ट करते हैं। जब किम पूछता है कि बैट को क्या खिलाता है तो ड्रैगन प्राउडली बताता है कि वो उसे अलग अलग जानवरों का ब्लड दे रहा है, लेकिन बैट कुछ खा ही नहीं रहा। अब उसे पता चल जाता है ये ड्रैगन उसी 5वें वर्स्ट टाइप के पेट ओनर की कैटेगरी में आता है जो अपने पेट के बारे में गूगल तक नहीं करते। जब किम एम्बैरेसमेंट से जूझ रहा होता है, ड्रैगन पूछता है कि कुछ गलत है क्या। किम एक्सप्लोड कर जाता है, चिल्लाता है कि ये फ्रूट बैट है, ये जूस पीता है, ब्लड नहीं। ड्रैगन हकलाते हुए कहता है, सारे ड्रैगन्स तो अपने बैट्स को ब्लड ही पिलाते हैं। किम फिर से चिल्लाता है, स्पीसीज मैटर करते हैं भाई। ड्रैगन ऑकवर्ड फील करता है और सॉफ्टली एडमिट करता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है पेट पालने का। किम उसे जोरदार लेक्चर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बच्चे को एबीसी सिखा रहा हो। ड्रैगन चुपचाप सुनता है, रियलाइज करता है कि शायद ये इंसान सच में स्पिरिट ऑफ हीलिंग है, न कि किसी मैजिकल पावर से, बल्कि अपने नॉलेज और एटीट्यूड से। वो कैल्टस को ध्यान से उठाता है और वादा करता है कि अब से उसे सही फ्रूट खिलाएगा। ये देखकर किम थोड़ा शांत हो जाता है, सोचता है कि शायद ये बड़ा क्रीचर पूरी तरह होपलेस नहीं है। ड्रैगन एक प्राउड स्माइल के साथ किम से कहता है, जैसा वादा किया था, अब मैं तुम्हें कोई भी एक चीज दे सकता हूं जो तुम्हारा दिल चाहे।
किम बिना एक सेकंड गंवाए चिल्लाता है, अगले जन्म में मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना, जैसे पैसों की बारिश होती रहे। ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है कि क्या ये कोई डीप स्पिरिचुअल बात है स्पिरिट रेल्म की, या बस किम की नींद खुलने वाली बकवास। बिना ज्यादा सोच विचार किए वो सेफ गेम खेलने का फैसला करता है। ड्रैगन अपनी हाथ आगे बढ़ाता है और किम को एक मैजिकल आर्टिफैक्ट दिखाता है, एक चमकता हुआ डिवाइन पावर वाला फैंसी नेकलेस। किम एक एक्साइटेड बच्चे की तरह हाथ बढ़ाता है, जैसे किसी ने उसकी सामने कैंडी रख दी हो। जैसे ही वो इसे पकड़ता है, ड्रैगन समझाता है कि ये शाइनी चीज उसे कुछ भी क्रिएट करने की ताकत दे सकती है। बस एक कंडीशन है, अगर किम के अंदर कभी ईविल वाइब्स आ गईं, तो ये काम नहीं करेगा। क्लासिक नो ईविल अलाउड क्लॉज। किम का दिमाग अभी तक इस आरपीजी स्टाइल पागलपन को प्रोसेस ही कर रहा होता है कि ड्रैगन बड़े ही पोलाइट तरीके से उसे थैंक करता है और कैजुअली गुड बाय बोल देता है, लेकिन उसी पल सीन पूरा वाइल्ड हो जाता है। किम धीरे धीरे गायब होने लगता है, जैसे उसे फेट ने थेनोस स्नैप मार दिया हो। वो पैनिक में चिल्लाता है कि उसकी एक्चुअल विश तो ये थी कि उसे बस वापस जिंदा कर दो, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसके वर्ड्स उसी के साथ वैनिश हो जाते हैं। ड्रैगन, जो अब चिल मोड में बैठा है, किम की बात का एक शब्द भी नहीं सुन पाता। वो तो बस एक ग्लिच्ड एनपीसी की तरह फेड हो जाता है। किम जोर से किसी जमीन पर गिरता है, कंप्लीटली अननोन जगह पर। वो फेस फर्स्ट लेटा होता है, जैसे किसी ने अभी अभी रियल लाइफ रेज क्विट कर दी हो। जैसे ही उसका दिमाग रिबूट होता है, फ्रस्ट्रेशन की एक लहर उसे घेर लेती है। अल्टीमेट वंस इन अ लाइफ टाइम जीनी स्टाइल विश मिस कर दी उसने। सोचता है कि क्या क्या विश कर सकता था, सुपर स्ट्रेंथ, अनंत पैसा, या कम से कम एक ऐसी पिज्जा टावर जो कभी खत्म ना हो। काश उसने फास्ट विश करने की प्रैक्टिस की होती। अब बस उसके पास ये शाइनी नेकलेस है और जीरो क्लू कि इसका यूज कैसे करना है। वो उस आर्टिफैक्ट को घूरता है जो चमकते हुए ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अभी अभी किसी नूब को ट्यूटोरियल में स्कैम किया हो। तभी एक रैंडम बंदा उसके चेहरे के पास से गुजरते हुए चिल्लाता है, ओ भाई, पूरी सड़क पे मत पसर जा। किम रियलिटी में वापस आता है, उठता है और अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है। वो चारों तरफ देखता है। यहाँ एक्चुअल ह्यूमंस हैं, ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई ड्रैगन, बस नॉर्मल लोग नॉर्मल चीजें करते हुए। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, कोई पीछे से उसके कंधे में टक्कर मार देता है। दर्द सीधा उसके नर्व्स में शूट करता है, रियल पेन, कोई ड्रीम वाला झोल नहीं। तभी उसे समझ आता है, ये जगह असली है। शायद वो रीइंकारनेट हो गया है, एकदम इसेकाई स्टाइल। अचानक एक लड़की एक फ्रूट स्टॉल से उसे आवाज देती है और पूछती है, एप्पल्स लोगे? किम थोड़ा कंफ्यूज्ड और डेज्ड है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ता है। वो फिर से चारों तरफ देखता है और पूछता है, ये जगह है क्या? लड़की उसके अजीब से कपड़ों को गौर से देखती है और समझ जाती है कि ये कोई दूर देश का ट्रैवलर होगा, शायद इतना दूर कि लॉन्ड्री मशीन से फाइट हार कर आया हो। वो बताती है कि ये जगह है बेलमोर रीजन, बैरन डॉयल के डोमेन के साउथ में। क्यूरियस होकर पूछती है, तुम कहाँ से हो? किम अपना सिर खुजलाता है और ऑकवर्डली जवाब देता है, बहुत दूर से, मतलब मैप से भी बाहर टाइप दूर। तभी अचानक मार्केट में केओस मच जाता है। स्टॉल्स हिलने लगते हैं, एप्पल्स हवा में उड़ने लगते हैं और लोग पागलों की तरह भागने लगते हैं। किम की आंखें फैल जाती हैं। सामने एक जायंट रैबिट बीच सड़क पर बैठा आराम से कैरेट्स मंच कर रहा है, जैसे बफे के वीआईपी गेस्ट हो। जैसे ही वो बनी आता है, पूरा मार्केट पैनिक में आ जाता है। किम नूब मोड में पूछता है, क्या यहाँ मॉन्स्टर्स खुलेआम घूमते हैं? लड़की झट से करेक्ट करती है, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये लॉर्ड बेलमोर का पेट है। फिर वो चिल्लाती है, भाग लो जब तक टाइम है, और खुद दौड़ जाती है। किम वहीं कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है और पीछे से चिल्लाता है, सीरियसली वो एक रैबिट है? तभी उसकी नजर एक यंग लड़की पर पड़ती है जो जमीन पर बैठकर रो रही होती है। वो बनी उसके पास आता है और मुंह खोलता है जैसे अभी उसको चबाने वाला हो। किम शॉक में आ जाता है, ये कौन सी दुनिया है जहां रैबिट्स ह्यूमंस को खा जाते हैं। वो बिना सोचे दौड़ पड़ता है और उस लड़की को उठाकर वहां से खींच लेता है, एक सस्ते सुपर हीरो की तरह। दोनों जमीन पर गिरते हैं और एक पल के लिए किम को लगता है, डैम, मैं तो हीरो बन गया। लेकिन वो मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। वो ऊपर देखता है, वही जायंट रैबिट अब उनकी तरफ दौड़ता आ रहा है जैसे उसने डिजर्ट देख लिया हो। किम की जान सूख जाती है, बचाने के चक्कर में खुद मेन्यू में आ गया। वो आंखें बंद करता है और उस ड्रैगन को कोसने लगता है जिसने उसे ये मेस में डाला। उसके मन में आता है, अगर इतने बड़े जानवर पब्लिक में लाने हैं तो कम से कम लीश तो डालो यार। और तभी एक ग्लोविंग लीश रैबिट की गर्दन पर अपीयर हो जाती है और उसका दूसरा सिरा किम के हाथ में। वो आंखें खोलकर डिसबिलीफ में लीश को देखता है, जैसे यूनिवर्स ने उसे ट्रोल कर दिया हो। मार्केट में छुपे हुए लोग ये देख फ्रीज हो जाते हैं। ये बंदा कोई हाई लेवल विजर्ड है क्या, जिसने एक ही मूव में बीस्ट को कंट्रोल कर लिया? किम अब भी उस लीश को ऐसे घूर रहा होता है जैसे किसी नाइटमेयर से निकली हुई मैजिकल चीज हो। इससे पहले कि वो कुछ और प्रोसेस कर पाए,
एक आदमी फैंसी कोट में उसके पास दौड़ता हुआ आता है, चिल्लाते हुए। ये कोई और नहीं, खुद लॉर्ड बेलमोर होता है, जो ऐसे रेज में आता है जैसे किसी ने उसका लंच चुरा लिया हो। वो अपने वर्कर्स को डांटता है। 3 बड़े लोग एक रैबिट को भी संभाल नहीं सकते। वर्कर्स सिर झुकाए खड़े रहते हैं, अपनी लाइफ चॉइसेस पर डाउट करते हुए। जैसे ही लॉर्ड बेलमोर एलिजाबेथ के गले में वो ग्लोविंग लीश देखता है, वो रुक जाता है। उसकी आंखें लीश को फॉलो करती हैं और पहुंचती हैं किम के हाथ तक। और बस उसके कानों से ऑलमोस्ट स्टीम निकल जाती है। वो गुस्से में किम के पास आता है और चिल्लाता है, तुम मेरे प्यारे एलिजाबेथ के साथ। लेकिन किम पूरे टाइम एकदम कूल बना रहता है। वो पोलाइटली माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एलिजाबेथ तो उस छोटी बच्ची को लिटरली रैबिट चाव बना ही डालती। कोई तो था जिसे स्टेप अप करना था। लेकिन लॉर्ड बेलमोर को यह बात जरा भी हजम नहीं होती। वो गुस्से में हफ एंड पफ करता है और दावा करता है कि उसकी एलिजाबेथ कभी इतना डेंजरस कुछ कर ही नहीं सकती। ये बात किम की पेशेंस को चीर जाती है। उसकी आंख हल्की सी ट्विच करती है। उसे सामने खड़ा दिखता है उसका चौथा सबसे नापसंद टाइप का पेट ओनर। वो लोग जो सोचते हैं उनका प्यारा सा जानवर तो कोई हेवनली फरिश्ता है। अब किम का टोन फायरी हो जाता है। वो सीधा लॉर्ड से पूछता है, आपको पता भी है रैबिट के बाइट में कितनी ताकत होती है? लॉर्ड बेलमोर थोड़ा पीछे हटता है। वो नर्वस सा पूछता है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को इंसल्ट कर दिया हो? इधर क्राउड इस पूरे सीन का मजा ले रहा होता है कि आखिरकार कोई तो है जिसने लॉर्ड बेलमोर को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब दिया। किम अब भी गुस्से में एलिजाबेथ के फ्लॉपी ईयर्स की ओर इशारा करता है और अनाउंस करता है कि एलिजाबेथ जैसे लॉप ईयर्ड रैबिट्स तो इतनी सॉफ्ट और काल्म होती हैं कि लेजी संडे वाले आलू की तरह पड़ी रहती हैं। वो कहता है कि भले ही कुछ पेट रैबिट्स वॉक पसंद करते हों, लेकिन कोई भी रैबिट खुद चलकर एक क्राउडेड मार्केट में नहीं आएगी जहां लोग चिल्ला रहे हों और फल हवा में उड़ रहे हों। मार्केट क्राउड उसकी बात पर सिर हिलाते हैं, जबकि लॉर्ड बेलमोर का चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसे लाइव रोस्ट कर दिया गया हो। किम फिर कैजुअली पूछता है, क्या आपकी एलिजाबेथ कभी अपने ही बाल नोचती है या वियर्ड बिहेवियर दिखाती है? लॉर्ड बेलमोर मानता है कि हाँ, एलिजाबेथ हाल ही में बहुत ज्यादा अपने बाल खींच रही है। किम एक डिसअपॉइंटेड वेट की तरह सिर हिलाता है और बताता है कि जब रैबिट स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसा करते हैं। अगर यही सर्कस चलता रहा तो एलिजाबेथ बीमार पड़ सकती है या उसकी लाइफ उतनी ही शॉर्ट हो जाएगी जितनी सस्ते हेयरकट की कीमत। ये सुनकर लॉर्ड बेलमोर डरते हुए पूछता है, क्या एलिजाबेथ सच में मर सकती है? किम पूरे टाइम चिल रहता है। उसकी नजर तेज है और आवाज सीधी। अगर घर में भूतनी रैबिट नहीं चाहिए तो ये वॉक पे ले जाने वाला ड्रामा बंद करो। लॉर्ड बेलमोर फिर भी जस्टिफाई करता है, लेकिन मेरी एलिजाबेथ की हेल्थ फिट कैसे रहेगी? किम बिना झिझके कहता है, घर पे भी एक्सरसाइज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैजुअली बोलता है, मुझे पता है आप एलिजाबेथ से बहुत प्यार करते हो, शायद अपनी टैक्स फाइल्स से भी ज्यादा। लेकिन रैबिट्स डेलिकेट होते हैं, एक छोटी सी गलती और पूरी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाती है। फिर साफ साफ कहता है कि प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन वो ऑटो केयर के साथ नहीं आता। इन छोटे फरबॉल्स को एक्चुअल अटेंशन और समझदारी चाहिए होती है। लॉर्ड बेलमोर थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर धीरे धीरे सिर हिलाता है और मानता है कि किम एकदम सही बोल रहा है। उसके अंदाज में सेंस और सैस दोनों है। वो ये भी मानता है कि किम को सच में रैबिट्स की समझ है और वो उनकी केयर को सीरियसली लेता है। किम थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और डिनाई करता है, लेकिन लॉर्ड बेलमोर अब तो जैसे बनी ब्रो वाइब में घुस चुका होता है। वो शेयर करता है कि लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं रैबिट पालना तो किसी नोबल लेडी की हॉबी है। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे समझा। फिर वो पूछता है, क्या तुम एनिमल केयर में काम करते हो? किम सिर खुजाते हुए कैजुअली बोलता है, हाँ। लॉर्ड बेलमोर तुरंत क्लैप करता है और अपने सर्वेंट को आवाज देता है, सारा सामान लाओ। सर्वेंट ऐसे आता है जैसे कोई रॉयल ट्रेजर लेकर आया हो। वो एक बड़ा सा पाउच देता है और पोलाइटली बोलता है, सर, ये एलिजाबेथ का ध्यान रखने के बदले में है, कृपया इसे एक्सेप्ट करें। लॉर्ड फिर एलिजाबेथ को प्यार से और सॉफ्टली कहता है, चलो घर चलते हैं। किम वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह स्टन्ड, जैसे किसी ने उसका दिमाग अनप्लग कर दिया हो। वो उस कॉइन पाउच को देखता है और रियलाइज करता है कि ये जगह जितनी वियर्ड है उतनी ही रिवॉर्डिंग भी। तभी भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं, चीयर करते हैं और बोलते हैं, थैंक गॉड किसी ने तो लॉर्ड बेलमोर को रियलिटी चेक दिया। फ्रूट वेंडर भी आकर कहती है, मेरे एप्पल्स अब हवा में नहीं उड़ेंगे। वो किम को डिस्काउंट ऑफर करती है, लेकिन किम थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मैं अभी तो आया हूं, लिटरली ब्रोक हूं। वो हंसती है और उस कॉइन पाउच की ओर इशारा करती है, भाई तुझ पे लॉर्ड बेलमोर का लूट है। किम पाउच खोलता है। वो पूरी तरह सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। वो एक कॉइन को मूवी वाले पायरेट स्टाइल में काटता है और वेंडर हंसकर कहती है, डोंट वरी, ये रियल है, चॉकलेट वाला नकली माल नहीं। एक्साइटमेंट से किम का सीना फूला नहीं समाता। उसका दिमाग टर्बो मोड में चला जाता है। अगर ये गोल्ड वापस ले गया तो क्लिनिक अपग्रेड, बनी मर्च एम्पायर और शायद वर्ल्ड डोमिनेशन भी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो धीरे से बड़बड़ाता है, ये तो बिटकॉइन से भी बेटर निकला।
फिर वो एक वाइल्ड ग्रिन के साथ डिसीजन लेता है, अब यहाँ एक और वेट क्लिनिक खोलूंगा और अपने पुराने सारे कर्ज ऐसे मिटा दूंगा जैसे कोई टोटल बॉस करता है। कुछ देर बाद किम एक आधे रॉयल आधे बोरिंग से ऑफिशियल रूम में एक कुर्सी पर आराम से बैठा होता है। वो कैजुअली उन थोड़े घबराए हुए लोगों को थैंक करता है जो इंटरव्यू के लिए आए हैं। सब लोग ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें किसी पॉप क्विज में डाल दिया गया हो जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। थोड़े ऑकवर्ड, थोड़े एंग्शियस। किम थोड़ा आगे झुककर उन्हें बताता है कि वो एक बेहद जरूरी काम के लिए किसी को सिलेक्ट करना चाहता है। फिर वो ड्रामा बॉम्ब गिराता है। जो होने वाला है वो बेसिकली लाइफ और डेथ सिचुएशन है, कम से कम जॉब सीकर्स के लिए। असल में किम अपने नए एनिमल क्लिनिक के लिए स्टाफ हायर करने आया है। इससे कुछ वक्त पहले लॉर्ड बेलमोर ने उसे साइड में ले जाकर पूछा था कि क्या वो इस टाउन में परमानेंटली रहने का सोच रहा है। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए लॉर्ड बेलमोर ने एक सेंटा साइज्ड ऑफर निकाल दिया, घर, सोना और शायद कुछ जमीन भी, जैसे किसी रॉयल वेलकम किट का हिस्सा हो। लॉर्ड बेलमोर के मेक योर सेल्फ एट होम स्टार्टर पैक की वजह से किम का क्रिटर केयर क्लिनिक का सेकंड ब्रांच इतनी स्मूथली शुरू होता है जैसे गरम टोस्ट पर बटर फैलाना। क्लिनिक सेट करते वक्त किम के दिल में एक अलग ही वार्मथ आती है। उसे रियलाइज होता है कि सही लोगों से सही कनेक्शंस कितनी बड़ी चीज बदल सकते हैं। एक पल के लिए वो चुपचाप मन ही मन विस्पर करता है, आई लव यू, शायद लॉर्ड बेलमोर के लिए, या शायद उन सोने के सिक्कों के लिए। जैसे ही लॉर्ड बेलमोर को पता चलता है कि किम यहीं स्थिर होने वाला है, वो एकदम वीआईपी मोड में चला जाता है और पर्सनली किम के लिए एक स्टोर तैयार करवाता है जो लिटरली हर पॉसिबल रैबिट केयर आइटम से भरा होता है। किम जब वहां सामान ऑर्गेनाइज करता है, जब उसे बनी ग्रूमिंग टूल्स, क्लिपर्स, ब्रशेस और एक फुल ऑन बनी स्पा किट भी दिखाई देती है। लेकिन सब कुछ फ्री है। शेल्व्स पर डस्टिंग करते हुए थोड़ा प्रिटेंड प्रोडक्टिव सा बनकर किम का दिमाग भटकने लगता है। क्लिनिक तो चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। ये दुनिया अभी भी उसके लिए एक बड़ा सा मिस्ट्री है, खासकर वो ड्रैगन वाला पार्ट। उसे लगने लगता है कि शायद उस बड़े लिजर्ड को ढूंढना ही की है अपने असली वर्ल्ड में लौटने का। उसी सोच में डूबकर किम एक जॉब पोस्टिंग लगाता है, टीम बनी में शामिल होने के लिए जरूरी स्किल्स और क्वालिटीज के साथ। ज्यादा देर नहीं लगती और इंटरव्यूज की लाइन लग जाती है, जिसे अनऑफिशियली वो नाम देता है किम कॉन्ग एनालिसिस। अब वो एक लो बजट सीईओ की तरह बैठा है और कैंडिडेट्स एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले आता है थॉमस, एक बड़े खानदान का दूसरा बेटा। वो खुद को पोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेन्ड बताता है, लेकिन किम को वो किसी सॉगी सैंडविच जैसा लगता है, डल और अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आता है फिलिप, जो कहता है कि उसका परिवार थॉमस के घराने की जनरेशन से सेवा करता आया है। वो बचपन से एनिमल्स और नाइफ हैंडलिंग की बात करता है। किम की आईब्राउज सीलिंग तक पहुंच जाती हैं। ये इंटरव्यू है या सीरियल किलर का ऑडिशन? वो नोट करता है, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ सकता है। फिर आता है तीसरा कैंडिडेट, जिसकी एंट्री ही इतनी इंटेंस होती है कि किम सोचने लगता है कि कहीं इसने थॉमस को जोर से सांस लेने पर ही काट तो नहीं डाला। उसका पूरा वाइब ऐसा लगता है जैसे कोई वांटेड पोस्टर से बाहर निकला हो। लेकिन किम खुद को समझाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स हॉरर मूवी कवर। वो पोलाइटली पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और क्या उसे नर्वसनेस हो रही है। लेकिन वो बंदा सीधा फुल ड्रामा मोड में फ्लिप हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी, आवाज दीवारें हिला रही, और वो चिल्लाता है कि वो किम को ढूंढते ढूंढते थक चुका है। जैसे कोई डेस्परेट एनिमे विलन, वो लिटरली गिड़गिड़ाता है कि उसे आने दो, शूट करने दो। किम पूरा कंफ्यूज हो जाता है और उसी पल डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ लुक्स देखकर जज करना एकदम वैलिड है। वो आदमी धीरे धीरे किम की ओर बढ़ता है और बार बार मैजिक मैजिक बड़बड़ाता जा रहा है जैसे कोई स्टक ऑडियो लूप। किम की कोल्ड स्वेट छूट जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। तभी चौथी कैंडिडेट, एक लड़की, पास ही बैठी होती है, जैसे कोई बोरिंग टीवी शो देख रही हो। वो कैजुअली पूछती है, एक्सक्यूज मी, मेरा टर्न कब आएगा? किम डिसबिलीफ में पूछता है, तुम इतनी चिल कैसे हो सकती हो जबकि मैं अभी किसी स्पेल में तब्दील होने वाला हूँ। और इससे पहले कि किम कुछ प्रोसेस कर पाए, वो उठती है और उस पागल बंदे को एक झन्नाटेदार थप्पड़ देती है, ऐसा कि वो सीधा ड्रीम लैंड चला जाता है। रूम में साइलेंस लौट आता है और साथ में किम की जान भी। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, सेलिना, ट्रैवलिंग एनिमल एक्सपर्ट, स्किल्ड इन फर्स्ट एड और शायद सेल्फ डिफेंस में भी गोल्ड मेडलिस्ट। किम उसे ऐसे देखता है जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। बिना किसी डाउट के वो सेलिना को ऑन द स्पॉट हायर कर लेता है, जैसे वो कोई टैलेंट शो जज हो। दोनों हैंडशेक करते हैं और किम उसे ऑफिशियल टेक्निकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर वेलकम करता है। अगले दिन किम अपने नए क्लिनिक में बैठा धूप सेंक रहा होता है।
अंदर से बिल्कुल उस कार्टून के हीरो जैसा फील कर रहा होता है जो लड़ाई में जीत कर आया हो और शायद दुनिया की सबसे बढ़िया एम्प्लॉय भी ढूंढ ली हो। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है सेलिना अभी तक आई ही नहीं। वो बैठकर सोचता है कि शायद उसने थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लिया और एक फ्रेश जॉब पोस्टिंग लगाने की जगह तलाशने लगता है। उसी पल दरवाजे पर नॉक होता है। किम सोचता है, चलो ये रही हमारी फैशनेबली लेट एम्प्लॉई। किम दरवाजा बड़े ही अच्छे मूड में एक चौड़े सी स्माइल के साथ खोलता है, पूरी तरह तैयार अपनी स्टाफ मेंबर को ग्रीट करने के लिए। वो कैजुअली पूछता है, लंच ठीक से किया? लेकिन सामने जो खड़ा होता है वो सेलिना नहीं होती, बल्कि एक यंग लड़का होता है, बाल बिखरे हुए, पूरी जस्ट वोक अप एनर्जी के साथ। वो हल्का हंसते हुए कहता है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया और फिर सोचते हुए बोलता है, शायद पहले कुछ खा लेना चाहिए था। किम पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है, तू है कौन भाई? लेकिन डोर स्लैम करने या गुस्सा दिखाने के बजाय वो खुद को कंट्रोल करता है और कूल बनने का फैसला करता है। वो उस अनजान लड़के को अंदर बुलाता है, बैठने के लिए कहता है और पूछता है, पानी या चाय? लड़का चाय चुनता है और जैसे ही किम चाय बनाने जाता है उसे अंदर से एक हल्की सी खुशी महसूस होती है। शायद ये उसके क्लिनिक का पहला कस्टमर है। किम के दिमाग में तुरंत होप की एक नई किरण जल उठती है। क्या पता इसी से उसका पुराना डेट फ्री होने का जर्नी शुरू हो जाए। वो खुद को याद दिलाता है कि पहली क्लिनिक क्यों फेल हुई थी, कैसे पुराने क्लाइंट्स छोटी छोटी चीजों पर कंप्लेन करते थे, जैसे पेट के दांत साफ करने को बोलो तो मुंह बना लेते थे। और तब टिम का पेशेंस लेवल एक स्क्विरल पर एस्प्रेसो जैसा था, सीधा सार्केज़म में जवाब देता था और उसी एटीट्यूड की वजह से उसे एक स्टार रिव्यूज की कब्रगाह मिल गई थी। वो रिव्यूज ऐसे लगे थे जैसे किसी ने फ्राइंग पैन से सीधा मुंह पे मारा हो। अब वो थोड़ा मेच्योर और स्मार्ट हो चुका है और कसम खाता है कि इस बार खुद को कूल रखेगा और पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ सर्विस देगा। अब वो लड़के से पूछता है कि उसने कौन सा पेट लाया है। लड़का प्राउडली अपनी जेब से एक छोटा सा लाल क्रीचर निकालता है और बताता है कि उसका नाम है पोजक, उसका प्यारा सा लिजर्ड। किम उस छोटे से जानवर को गौर से देखता है और चैन की सांस लेता है। चलो ये कोई पागलपन फैलाने वाला मॉन्स्टर नहीं है जैसे पिछली बार का वो साइको रैबिट था। लेकिन फिर उसकी नजर जाती है कि ये लिजर्ड केज में नहीं बल्कि लड़के की पॉकेट में चिल कर रहा है। किम थोड़ा काल्मली पूछता है, क्या इसका केज टूट गया है या कुछ? लेकिन लड़का बस मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, बस पॉकेट में ज्यादा क्यूट लगता है और उसे पास रखकर अच्छा फील होता है, कोजी वाइब्स टाइप। किम को लगता है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्लिफ से गिर रही है। उसकी आंख फड़कती है। वो 2 सेकंड दूर है एक जोरदार चिल्लाहट से, लेकिन समहाउ बेयरली वो खुद को संभाल लेता है। अपने दिमाग को मेल्टडाउन मोड में जाने से रोकते हुए किम हल्के काम अंदाज में उस लड़के से पूछता है कि उसने ये लिजर्ड क्यों लाया है, क्या ये बीमार है? लड़का बताता है कि पोजक असल में बीमार नहीं है, बस थोड़ा वीक है और ठंड के लिए सुपर सेंसिटिव, जैसे कोई डीवा हो जिसे कोल्ड लाटे मिल गया हो। किम सिर हिलाते हुए कहता है कि ये लिजर्ड्स के लिए नॉर्मल है, ये लोग ठंडी जगहों के लिए बने ही नहीं होते। लेकिन फिर लड़का थोड़ा घबराया हुआ बताता है कि जैसे ही उसने पी पोजक को उठाया उसकी टेल झट से गिर गई। किम थोड़ा क्रिंज करता है लेकिन कामली जवाब देता है कि टेल गिरना लिजर्ड्स में कॉमन होता है। वो जेंटल अंदाज में सलाह देता है कि अगली बार टेल से पकड़ने से बचे, जब तक वो और बॉडी पार्ट्स भी अलग नहीं करना चाहता। लड़का अब भी ऐसे मुस्कुरा रहा होता है जैसे कोई पेट फूड एड में हो और पूछता है, क्या किम बोजैक को थोड़ा हेल्थियर बना सकता है? तभी किम को एक पुराने आइस ड्रैगन क्लाइंट की याद आती है जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार फिर उसे यकीन हो जाता है कि ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम पेट में नहीं इंसान में होती है। फिर भी किम डिसाइड्स करता है कि एक प्रॉपर चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि उसे इस बंदे पर उतना ही ट्रस्ट है जितना वो किसी वाइल्ड फायरबॉल को पकड़ने पर करेगा। वो लड़के से पीपो जाक को देने के लिए कहता है। जैसे ही किम उस लिजर्ड की स्किन एग्जामिन करता है उसे कुछ ऑफ सा लगता है। कुछ सेकंड्स में वो डायग्नोज करता है डाइसेक्डाइसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें शेडिंग प्रॉपरली नहीं होती। लड़का उस नाम को सुनकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किम ने कोई नया सीरियल ब्रांड इन्वेंट कर दिया हो। वो वॉर्न करता है कि पोजक थोड़ा फायरी है, पहले स्ट्रीट्स पर रहता था इसलिए हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और जैसे ही उसने कहा वैसे ही पोजक की आंखें प्रेशर कुकर जैसी चमकने लगती हैं। किम कुछ कह भी नहीं पाता कि अचानक वो लिजर्ड एक मैसिव फायरबॉल उसके ऊपर छोड़ देता है। किम का दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है, क्योंकि फायरबॉल के टाइम भी वो उस लिजर्ड को हाथ में पकड़े हुए है। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन डिस्टेंस बहुत कम होता है। तभी सिलीना एकदम ड्रामेटिक एंट्री करती है, बीच में कूद जाती है और किम को पुश करके फायरबॉल से बचा लेती है। धुआं हटा है तो सिलीना उसे गुस्से से घूरती है और कहती है, तुम लिटरली फायर सलामेंडर से ग्रिल्ड होने वाले थे। फिर वो बड़बड़ाती है,
कि उसने पहले ही दिन अपने बॉस को खोने से बाल बाल बचाया। क्या वर्कप्लेस ड्रामा है भाई। किम अब दीवार से टकराया हुआ पड़ा है, दर्द में कराहता हुआ और अपनी लाइफ चॉइसेस पर डाउट करते हुए। वो धीरे से कहता है कि शायद फायरबॉल खाना ड्राईबॉल खाने से ज्यादा आसान होता। दर्द में भी वो पीपो जग को फिर से एग्जामिन करता है और नोट करता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करना बिल्कुल अवॉइड करना होगा, वरना 3rd डिग्री बर्न्स वाले हॉट पोटैटो बन जाओगे। सेलिना पूछती है कि क्या उनके पास कोई फायर प्रूफ सूट पड़ा है, जबकि लिजर्ड का मालिक अब भी उसे प्यार से देख रहा होता है, जैसे उसने अभी अभी किसी को डीप फ्राई नहीं किया हो। सेलिना पूछती है, तुम्हें यह सलामेंडर मिला कहाँ? लड़का बताता है कि उसे ये अपने घर के पास एक माउंटेन पर मिला और वो उससे इंस्टेंटली प्यार कर बैठा। सेलिना एक कोल्ड स्टेयर देती है और बताती है कि उस रीजन में सलामेंडर्स को वाइल्ड से पकड़ना इलीगल है। ये कोई रेगुलर पेट शॉप के दोस्त नहीं होते। अब लड़के का चेहरा फुल पैनिक मोड में चला जाता है। वो पूछता है, क्या मैं इसे रख सकता हूं? मुझे इससे बहुत अटैचमेंट हो गया है। सेलिना साफ कहती है, नहीं, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन वो थोड़ी राहत देने की कोशिश करती है। कहती है कि अथॉरिटीज से बोल देते हैं कि बस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रख रहे हैं, फिर छोड़ देंगे। लेकिन लड़का कुछ और ही सोच रहा होता है। वो फुल ऑन ड्रामा किंग मोड में चला जाता है। आंखों में आंसू, वॉइस में डेस्परेशन, और क्लिनिक से बाहर भाग जाता है, वो जग को सीने से चिपकाए हुए, जैसे कोई रोमांटिक मूवी का फाइनल एस्केप सीन हो। किम वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और स्टन्ड। अबे ये क्या था वाली एक्सप्रेशन के साथ। सेलिना कंधे उचकाते हुए कैजुअली कहती है, शायद घर भाग गया होगा। लेकिन किम स्नैप करता है, तुम बस खड़ी रही जब वो बंदा जलती हुई छिपकली के साथ भाग गया और ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं हुआ था। सेलिना तुरंत सीरियस हो जाती है, पैनिक में सिर हिलाती है और कहती है कि वो अभी उसे पकड़ने जा रही है। अब सवाल हवा में लटक रहा है, क्या किम अपना पहला ट्रीटमेंट पूरा कर पाएगा? इधर शहर में जिंदगी थोड़ी आसान और हल्की लगने लगी है। आखिर विशाल खरगोश अब हर जगह उछल कूद नहीं मचा रहा, जैसे पूरा शहर उसी का हो। एक फलवाली मुस्कुरा के कहती है, अब तो सब कुछ शांत लग रहा है। बस वो फ्लफी बॉल बैरन के साथ मस्ती करता रहे, दुकानों को डिमोलिशन जोन न बनाए। लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी नॉर्मल लगने लगती हैं, एक पागलपन भरा सीन सब कुछ बदल देता है। एक नौजवान लड़का गली में वैसे दौड़ रहा है जैसे किसी एक्शन फिल्म में हो, और उसके पीछे पीछे सेलिना और किम पूरी जान लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़का डर के मारे कांप रहा है, जैसे कोई कीमती खजाना पकड़ा हो। उसकी बाहों में पोचजक है और वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। किम तो बस जैसे किसी एग्जॉस्टेड गेम कैरेक्टर की तरह दौड़ रहा है, हांफते हुए चिल्लाता है, रुक जा यार, सुन ले। फलवाली ये तमाशा देखती है और धीरे से बुदबुदाती है, भाई, ये जो भी सर्कस चल रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़का रोते हुए आगे भागता जाता है। सोचता है दुनिया क्यों उसकी और पोज्जक की जोड़ी तोड़ना चाहती है। आंखों में आंसू लिए वो पोज्जक से वादा करता है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ये दो अजीब से लोग भी नहीं जो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे मैंने किसी ड्रैगन से कैंडी चुरा ली हो। किम अब पूरी तरह गुस्से और थकावट में चिल्लाता है, सुन, वो सिर्फ गर्म नहीं हो रहा, वो लिटरली ब्लास्ट करने वाला है। आखिरकार किम लड़खड़ाता हुआ एक दीवार से टिक जाता है, जैसे कोई गेम में हार के बाद पॉज पर आ गया हो, और गहरे गहरे सांस लेने लगता है। सेलिना भी उसके पास आती है, बिल्कुल भी नहीं हाँफ रही, और कटाक्ष करते हुए कहती है, तू अगली बार दौड़ने से पहले जिम तो ज्वाइन कर ही ले। लेकिन फिर उसकी आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। वो पूछती है, तुझे पक्का है कि पोजाक ने अभी तक अपनी स्किन शेड नहीं की है? किम अभी भी दम साधे हुए जवाब देता है, नहीं, उसकी स्किन तो अभी भी वैसे ही चिपकी है जैसे कोई बैडली लेयर्ड लजन्या हो, और वो उतारनी बहुत जरूरी है। सेलिना का मूड एकदम टेंस हो जाता है। वो कहती है, तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। किम हैरानी से पूछता है, सिर्फ लिजर्ड की स्किन से इतना पैनिक क्यों? सेलिना समझाती है, अगर सलामांडर ठीक से शेड ना कर पाए तो उसके अंदर की हीट ऐसे बिल्ड होती है जैसे किसी सोडा कैन को झटके दे रहे हों, और जब वो हीट मैक्स लेवल पे पहुंचती है तो वो सिर्फ क्रैंकी नहीं होता, वो लिटरली एक्सप्लोड कर जाता है, जैसे किसी समर फेस्टिवल का फायर क्रैकर। इधर लड़का अब भी पोज्जाक को बरीटो की तरह सीने से चिपकाए भाग रहा है, चेहरे पर डर और कंफ्यूजन दोनों। पीछे से सेलिना चिल्लाकर सब एक्सप्लेन कर रही है। किम अब रियलाइजिंग मोड में आ चुका है। उसकी आंखों में लिखा है, हम तो गए। अगर वो फटा तो सिर्फ इसका ओनर नहीं जलेगा, पूरा मोहल्ला टोस्ट बन जाएगा। उसका चेहरा टेंशन और प्योर डिजास्टर वाइब से भरा है। वो कहता है, हमें सालामेंडर को अभी ढूंढना होगा, वरना लोकल डिजास्टर न्यूज में नाम आ जाएगा। उसी वक्त लड़का अपने घर पहुंचता है, दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर देता है, जैसे किसी रॉयल ट्रेजर की सिक्योरिटी कर रहा हो। उसे लगता है अब वो सेफ है। वो हंसते हुए पोजक से कहता है,
अब हम सेफ हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। फिर उसका ड्रामेटिक मोड ऑन हो जाता है। वो सोचता है कि इस मोमेंट के लिए तो गाना बनता है। वो कागज ढूंढने लगता है कुछ लेजेंडरी लिरिक्स लिखने के लिए, और उसी बीच पोजाक अचानक एस्प्रेसो पी चुके स्क्विरल जैसा बिहेव करने लगता है। उसका शरीर ऐसे ग्लो करता है जैसे कोई टूटा माइक्रोवेव हो, लेकिन लड़का तो अभी भी अपने गाने में इतना खोया हुआ है कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। वो फुल वॉल्यूम में इटर्नल लव वाला गाना गा रहा है, जैसे कोई ड्रामेटिक टैलेंट शो जीतना हो। और फिर बूम! उसकी आंखों से इतनी आग निकलती है कि दूसरे कोने से मार्शमैलो रोस्ट हो जाए। लड़का अब भी क्लूलेस हंसते हुए पूछता है, डिनर में क्या खाओगे पोजक? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक फायरी एक्सप्लोजन सीधा उसी की ओर आता है। वो हवा में रैगडॉल बन के उड़ता है और जमीन पर धड़ाम से गिरता है। जब उसे होश आता है, कमरा लिटरल वॉल्केनो बन चुका होता है। वो घबराकर पोजाक की तरफ देखता है और चिल्लाता है। वो धीरे धीरे उस ब्लेजिंग सलामांडर के पास जाता है, कांपते हुए पूछता है, लेकिन पोजक का तो फ्यूज उड़ चुका है। वो फिर से एक और फायरबॉल फेंकता है। लड़का आंखें फाड़ के देखता है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, हम तो ब्रोज हैं, प्रैक्टिकली ब्लड ब्रदर्स। तभी किम दरवाजा तोड़ता है, एक एक्शन हीरो की तरह अंदर घुसता है और बिना डरे पीपोजाक को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जैसे कोई फायरी स्पगेटी मॉन्स्टर से रेसलिंग कर रहा हो। किम चिल्लाता है, सेलिना, क्या इसका मतलब ये पूरी तरह से क्रेजी फायर मोड में चला गया है? सेलिना गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाती है। हाँ, और अगर हमने इसे जल्दी शांत नहीं किया तो हम लिटरली टोस्ट बन जाएंगे। फ्लेम्स और हीट बढ़ती जाती है, और फिर अभी भी पोजक को थामे हुए मन ही मन विश करता है, काश इस लड़के के पास फायर एक्सटिंग्विशर होता। तभी उसके गले में लटक रहा ड्रैगन पेंडेंट नियॉन लाइट की तरह ग्लो करता है, और पूफ, एक फायर एक्सटिंग्विशर सामने प्रकट हो जाता है, जैसे किसी विशफुल थिंकिंग का रिवॉर्ड हो। किम पूरी तरह चौंक कर भी समय नहीं गंवाता। वो एक्सटिंग्विशर उठाता है और फ्रॉस्टी जस्टिस के साथ पोजक पर ब्लास्ट करता है। कुछ पफ के बाद पोजक सिकुड़कर एक छोटा सफेद स्क्विशी क्रीचर बन जाता है, कंफ्यूज्ड मार्शमैलो जैसा। अब ना गुस्सा, ना आग। किम एक्सटिंग्विशर को देखता है और बुदबुदाता है, ये ड्रैगन पेंडेंट ही असली एमवीपी निकला। इसी दौरान घर के अंदर की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है। सेलिना उस लड़के के पास जाती है और धीरे से पूछती है, तू अब भी सांस ले रहा है या फिर टोस्ट बन चुका है? लड़का अभी भी शॉक में है, बस इतना बड़बड़ाता है, रैम्पेज, जैसे कोई नई बैंड का नाम हो। धुएं के साथ साथ उसके दिमाग से भी धुंध हटती है और उसे अचानक याद आता है कि पोजाक इसीलिए पागल हो गया था क्योंकि उसने उसे स्किन शेड करने नहीं दी थी। वो गहरी सांस लेकर मानता है कि ये सारा केओस अवॉइड किया जा सकता था अगर उसने थोड़ा ध्यान दिया होता, लेकिन फिर भी एक चमकती मुस्कान के साथ कहता है कि अब उसे समझ आ गया है, और वो वादा करता है कि अब से वो पीपोजक का और अच्छे से ख्याल रखेगा। किम उस लड़के को ऐसे मुस्कुराते देखता है जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर बिना कॉन्टेक्स्ट के खुश हो रहा हो। एक पल के लिए किम जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है, ये बंदा इतना सिंपल कैसे हो सकता है? अब गुस्से और कंफ्यूजन से भरा किम पूछता है, बस इतना बड़ा फायरवर्क वाला डिजास्टर हुआ और तेरे पास कहने को बस इतना है? लड़का खड़ा रहता है, पूरा लॉस्ट। हीट को थोड़ा कूल करने की कोशिश में वो ऑकवर्डली बोलता है, मुझे अभी भी सलामांडर से प्यार है, और घर तो दोबारा बना लेंगे ना? केम का पेशेंस अब लिटरल खतरे में है। वो ऑलमोस्ट चिल्ला देता है, अगर आग चलती रहती तो अब तक हम पड़ोसी की बैल्कनी पे मार्शमैलो रोस्ट कर रहे होते। लड़का पसीने पसीने हो चुका है और कहता है कि इसी वजह से उसने इमोशनल वाव लिया कि अब से वो पीपोजाक का पूरा ध्यान रखेगा। यही तो जरूरी था, राइट? केम इतनी जोर से फेस पाल्म करता है जैसे रिग्रेट की पूरी एनसाइक्लोपीडिया उसके माथे से टकरा गई हो। वो लंबी सांस लेकर थकावट से भर जाता है, जैसे 10 सेकंड में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। फिर वो शांत होकर उसे समझाने लगता है। सेलिना बीच में सॉफ्टली बोलती है, वाइल्ड एनिमल्स ऐसे कैजुअली नहीं पाले जाते, उनका अपना हैबिटेट होता है, अपनी वाइल्ड एनर्जी। सिर्फ क्यूट लगने पर किसी एनिमल को घर ले आना और ये सोचना कि प्यार ही काफी है, एक्चुअल केयर नहीं होता। ये तो पेट्स का बैड टिंडर है। किम फिर सबसे जरूरी सवाल पूछता है, अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो क्या तू सच में पीपोजक को कंट्रोल कर पाएगा? लड़का नीचे देखता है, गिल्ट में डूबा हुआ, जैसे किसी नॉटी डॉग ने पूरा सोफा चबाकर फेंक दिया हो, और धीरे से कहता है, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। किम सिर हिलाता है, थोड़ा पिटी और थोड़ा टफ लव के साथ बोलता है, सिर्फ हग्स और पॉजिटिविटी से फ्लेम थ्रोवर पालना पॉसिबल नहीं है। चारों ओर एक हैवी साइलेंस फैल जाती है। कुछ देर बाद किम और सेलिना पोजक को वापस जंगल ले जाते हैं, वहीं जहां उसका असली घर है। जैसे ही वो उसे छोड़ते हैं, किम नोटिस करता है कि पोजक की नई स्किन एकदम फ्रेश और ग्लोइंग है, जैसे किसी ड्रैगन ने एक्सपेंसिव स्किन केयर रूटीन फॉलो किया हो।
सेलिना भी अग्री करती है। वो तो लिटरल प्रॉम नाइट वाली लिजर्ड लग रही है। तभी पोजाक अपनी फाइनल फॉर्म रिवील करता है। अब वो और बड़ा और पावरफुल दिख रहा है, जैसे कोई के पॉप स्टार ग्रैंड कमबैक कर रहा हो। किम ऐसे देखता है जैसे किसी फ्रिज ने बैकफ्लिप मार दिया हो, वंडरिंग कि इतनी मैसिव बॉडी पहले उस छोटी सी पुरानी स्किन में कैसे फिट थी। सेलिना मुस्कुराकर कहती है, दैट्स नेचर्स वियर्ड फ्लेक्स। लड़का नम आंखों से देखता है और उसे रियलाइज होता है कि अब पीपो जग को उसकी जरूरत नहीं है। वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और अब वापस नेचर की गोद में जा रहा है। आंसुओं के बीच लड़का सॉफ्टली कहता है, मैं उसे जाने दे रहा हूं क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। फिर फुल ऑन अगली क्राइंग शुरू हो जाती है। वो पी पोचक से कहता है कि अच्छे से खाना, आराम से सोना और कभी कभी उसे याद कर लेना, जैसे कोई पुरानी प्लेलिस्ट। वो डेली खाना लाने का वादा करता है, लेकिन किम बीच में पेरेंटिंग कोच की तरह बोलता है कि ऐसा करने से उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स खराब हो जाएंगी। जैसे ही लड़का और भी ज्यादा रोता है, पोजाक जंगल की तरफ दौड़ जाता है, जैसे उसे किसी लिजर्ड कॉलेज के लिए देर हो रही हो। लड़का धीरे से कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, और सोप ऑपरा लेवल रोना चालू हो जाता है। सेलिना उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है और कहती है, सलामैंडर्स को ओनर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। फिर कैक्टस जैसी इमोशनल स्टाइल में जोड़ती है, शायद उसके लिए तू बस फूड गाय था। ये सुनकर लड़का ऐसे टूटता है जैसे किसी ने उसे रियलिटी से जोर का थप्पड़ मार दिया हो। वो पूछता है, यही था तेरा कंफर्ट जोन एडवाइस? वो तीनों जंगल में बैठ जाते हैं। लड़का अब भी ऐसे रो रहा है जैसे उसका नोबेल प्राइज छीना गया हो। किम मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, शायद पिपोजक ने तुझे जैनिटर भी समझा होगा। तभी अचानक पिपोजक एक चट्टान पर मजेस्टिक तरीके से प्रकट होता है। वो एक मैसिव फायरबॉल चार्ज करता है और फिर बूम, आसमान में फायरवर्क्स छूटते हैं, जैसे नेचर खुद पार्टी मोड में आ गया हो। किम और सेलिना ऑ में रह जाते हैं और लड़का अपने फायरी दोस्त की आखिरी गुड बाय गिफ्ट देखकर इमोशनल हो जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, इट्स ब्यूटिफुल, पोजक इज ट्रूली अमेजिंग। और उसी पल तीनों चुपचाप अग्री कर लेते हैं। फायर क्लिनिक का पहला पेशेंट एक ब्लेजिंग सक्सेस बन चुका है। पोजाक की इस सक्सेसफुल हीलिंग के बाद किम पूरे शहर में एक हीरो बन जाता है। खबर फैलती है कि जिस विजर्ड ने लॉर्ड बेलमोर के रैबिट को हराया था, उसने अब एक रेजिंग सलामैंडर को भी हील कर दिया है। इस ड्रामेटिक रिकवरी की वजह से किम रातों रात लोकल लेजेंड बन जाता है। उसके सम्मान में एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है जहां बार्ड्स बीस्ट हीलिंग विजर्ड की हीरोइक टेल्स गाते हैं। कुछ दिन बाद किम के एनिमल क्लिनिक के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जैसे क्लिनिक ने लोगों से उधार लिया हो। लोग जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, कोई तो खोलो। हर कोई अब मिरेकल वेट से ट्रीटमेंट चाहता है। क्लिनिक के अंदर किम एक थके बरीटो की तरह बैठा है, सर पकड़े हुए, जैसे स्ट्रेस और क्लाइंट ड्रामा का माउंटेन उस पर गिर पड़ा हो। सेलिना पास खड़ी है। लग रहा है जैसे वो एक कॉफी की दूरी पर है रेजिग्नेशन देने से। वो आधे मजाक में कहती है, अगर एक और फायरबॉल पेशेंट आया तो मैं क्विट कर दूंगी। मरीजों की लंबी लाइन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। किम का एनर्जी लेवल धीरे धीरे ड्रेन होने लगा और नॉन स्टॉप हसल ने उसे पूरा थका दिया था। अब तो अपॉइंटमेंट्स के दौरान भी उसके चेहरे पर थकान इतनी ज्यादा दिखती थी कि वो डरावना लगने लगा था। बिना किसी कोशिश के जबरदस्ती एक फीकी सी मुस्कान के साथ वो पोलाइटली क्लाइंट से कहता है कि अगले हफ्ते फॉलोअप के लिए आ जाना। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि तब तक शायद थकावट से उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ दे। सेलिना हंसती है और मजाक में कहती है, जब तक सांस चल रही है तब तक जितना पैसा कमा सकता है कमा ले। किम थके हुए अंदाज में मुस्कुराता है और जवाब देता है, जिंदा रहना भी तो एक डिसेंट प्लान है। फिर वो सेलिना को इशारा करता है कि अगला पेशेंट बुला लो। क्लिनिक खुले हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन भीड़ अभी भी वैसी ही बनी हुई थी। सब कुछ उस वायरल सॉन्ग की वजह से हुआ जो ओवरनाइट हिट बन गया था। और ये सब किम के लिए खुद एक बड़ा सरप्राइज था। शुरुआत के दिन जितने भी रफ थे, अब क्लिनिक की कमाई इतनी सॉलिड हो चुकी थी कि किम और सेलिना दोनों के थके चेहरों पर असली मुस्कान लौट आई थी। इसी बीच एक नया चेहरा क्लिनिक में दाखिल होता है और पोलाइटली पूछता है, क्लिनिक अभी खुला है क्या? किम, जो अंदर से तो जॉम्बी जैसा फील कर रहा होता है, एक स्माइल के साथ उसे वेलकम करता है और कहता है, वेलकम टू फाइनेंशियल हीलिंग, और उसे अंदर आने का इशारा करता है। इन कुछ हफ्तों में किम को एक चीज महसूस होती है, इस दुनिया में भी जानवर पालने का तरीका कुछ कुछ वैसा ही है जैसा उसके पुराने घर में था। बाहर लोग अपने पेट्स की हेल्थ के बारे में ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे वो किसी कैफे में ट्रेंडिंग गॉसिप हो। लोग अपने कैट्स और डॉग्स से जो प्यार जताते हैं वो किम को इतना फेमिलियर लगता है कि थोड़ा कंफर्टिंग भी लगने लगता है। मगर एक छोटा ट्विस्ट ये है
यहाँ की स्पीसीज थोड़ी अलग हैं और वही सटल डिफरेंसेस किम की थकावट को और बढ़ा देती है। किम, जो अब एक टूटी हुई डॉल की तरह कुर्सी पर बिखरा पड़ा होता है, सेलिना कैजुअली बताती है, बस एक ही पेशेंट बचा है। सुनकर उसके अंदर हल्की सी उम्मीद की किरण जागती है। वो उत्सुक होकर पूछता है, अगला एनिमल कौन है? सेलिना जवाब देती है, शमोन है, एक हंटिंग डॉग ब्रीड जो आजकल फैशन ट्रेंड वालों में बहुत पॉपुलर हो गई है। जानवरों को फैशन एक्सेसरी बनाने वाले लोगों को सीधा चांद पर भेज देना चाहिए। सेलिना थोड़ा सीरियस होकर वॉर्न करती है, शेमन्स दिखने में क्यूट हो सकते हैं, लेकिन वो असली बीस्ट्स हैं। अपने मालिकों के साथ तो प्यारे रहते हैं, पर स्ट्रेंजर्स पर बिल्कुल बजर्क मोड में चले जाते हैं। उनके क्लॉज और टीथ इतने शार्प होते हैं कि जंगली सुअर तक को चीर सकते हैं। इतनी वार्निंग सुनने के बावजूद किम एक पोलाइट चेहरा बनाकर अगले विजिटर को वेलकम करता है। जैसे ही केज खुलता है, उसमें से एक छोटा बर्फ जैसा सफेद पपी बाहर निकलता है। पूरे शरीर में कंपकंपी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरा हुआ चिकन हो। बिल्कुल भी वैसे नहीं जैसा किम ने सोचा था। सेलिना बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कैजुअली बोलती है, अरे हाँ, बताना भूल गई, ये डॉग बस 3 महीने का है। ओनर थोड़े घबराए हुए बताते हैं कि पपी कल से लंगड़ा रहा है। किम का दिमाग उस छोटे से फरबॉल के अंदर पैर ढूंढने में ही शॉर्ट सर्किट कर जाता है। किम एग्जामिनेशन शुरू करता है। सोचता है, इतने छोटे पियप के जॉइंट्स तो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। जल्दी ही उसे रीजन मिल जाता है। पंजे के अंदर एक छोटा सा कांटा गहरा धंसा हुआ था। किम धीरे से कांटा निकालता है और पपी हल्की सी सिसकारी के साथ दर्द जताता है। किम ओनर को अश्योरेंस देता है, डोंट वरी, ये सीरियस नहीं है, पप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो धीरे से पॉ को क्लीन और डिसइंफेक्ट करता है और जैसे ही दर्द खत्म होता है, छोटा पप खुश होकर टेबल पर जंप करने लगता है, जैसे कोई एनिमेटेड कॉटन बॉल एक्साइटमेंट में घूम रहा हो। इतना छोटा सा जानवर इतनी खुशी से उछलता हुआ देखकर किम का दिल भी सीक्रेटली पिघल जाता है। वो क्वाइटली मुस्कुराता है और देखता है कि सेलिना उसे साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है। ओनर रिलीफ के साथ क्लिनिक छोड़ देता है और किम फाइनली एक डीप साई के साथ प्राउडली कहता है, आज का काम तो खत्म हुआ। सेलिना उसे डेस्क पर फैलते हुए देखती है और टीजिंग टोन में कहती है, आज तो तू अनयूजुअली चीयरफुल लग रहा है। तू ये स्माइल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पपी बहुत क्यूट था। किम थोड़ा सॉल्टी होकर कहता है, तू मेरी लाइफ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? सेलिना पूरे ठंडे अंदाज में जवाब देती है, बस अच्छा लगता है तुझे किसी रीजन से मुस्कुराते देखना जो सिर्फ पैसे से जुड़ा ना हो। किम ने जैसे ही सेलिना की बात सुनी, वह बड़बड़ाया, लो फिर से रोस्ट चालू हो गया। खुद को कूल रखने की कोशिश में किम समझाता है कि वो बस इस बात से रिलीव्ड है कि आज उसके किसी भी पेशेंट को कोई मेजर इंजरी नहीं थी। वो खुद सोचने लगता है कि वेट होने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, बार बार बीमार और इंजर्ड जानवरों को देखना। जितना वो जानवरों की केयर करता, उतना ही ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता था, जैसे कोई ट्रक ने टक्कर मार दी हो। इसलिए पहले वो अक्सर डिस्टेंस बनाए रखता था, मतलब फेक करता था कि वो कोल्ड है, लेकिन वो भी ज्यादा काम नहीं आया। उसे एक ओल्ड केस याद आता है जहां एक क्लाइंट ने अपने सिक पेट को उस पर डंप कर दिया था और खुद वेकेशन पर चली गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस मेमोरी को सोचते ही उसका खून खौलने लगता है। तभी से किम पेट ओनर्स के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया था। जैसे ही दिन खत्म होता है, वो सेलिना से कहता है कि चल जल्दी सफाई कर, ताकि क्लिनिक बंद करके निकल सकें। लेकिन यूनिवर्स के कुछ और ही प्लान्स थे। अचानक एक वीर्डो क्लिनिक की खिड़की पर प्रकट होता है, जोर जोर से कांच पीटते हुए चिल्ला रहा होता है। चौंक कर किम मजाक करता है, तुझे भूत भगाना आता है? सेलिना कामली बोलती है, शायद पंच ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो आदमी खिड़की खोलकर इमरजेंसी मोड में चीखते हुए किम को बाहर घसीट लेता है। सेलिना वहीं खड़ी सब देख रही होती है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और बेमतलब। किम जमीन पर गिर पड़ता है, पूरी तरह हक्का बक्का, जैसे किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। तभी वो आदमी रियलाइज करता है कि वो कितना साइको एक्ट कर रहा था और तुरंत माफी मांगता है। बिना किसी शर्म के वो किम की फिटनेस पर भी ताना मार देता है, जिससे किम उसे चुप करता है। मुंह बंद रखो जरा। किम जब पूछता है कि वो कौन है, तब जाकर वो आदमी थोड़ा नॉर्मल होकर अपना नाम बताता है, मैं श्वाइन हूं, यहां का लोकल सिविल सर्वेंट। फिर तो सीधा डेली सोप वाला ड्रामा शुरू हो जाता है। श्वाइन घुटनों पर गिरकर किम से हेल्प की भीख मांगता है। वो कहता है कि उसने सुना था कैसे किम ने लॉर्ड के जायंट रैबिट को टेम किया था। किम की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसे यूएफओ दिखा दिया हो। श्वाइन उसे डेस्परेटली समझाता है कि उसे एक वाइल्ड डॉग पकड़ने में हेल्प चाहिए, जिससे किम को लगने लगता है कि वो किसी ट्वाइलाइट जोन में फंस गया है। सेलिना भी पूरी लॉयल्टी के साथ किम के पास खड़ी होती है और श्वाइन को याद दिलाती है, हम वेट्स हैं, कोई चीप एनिमल कंट्रोल स्क्वाड नहीं। किम भी ऐड करता है,
मेरा काम जानवरों को फिक्स करना है, हाइड एंड सीक खेलना नहीं। लेकिन श्वाइन ऑलमोस्ट रोते हुए इंसिस्ट करता है कि किम ही उनकी आखिरी उम्मीद है। मैंने कब सुपर हीरो बनने के लिए साइन किया था? श्वाइन ऑलमोस्ट रो रहा होता है। वो कहता है कि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। सेलिना कंफ्यूजन में ब्लिंक करती है और पूछती है, टाइम से तेरा मतलब क्या है? श्वाइन थोड़ा बताता है कि 2 महीने पहले एक स्ट्रे डॉग ने पहाड़ की एक जमीन पर कब्जा कर लिया था और दुर्भाग्य से वही जमीन अब गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन रूट में आ रही है। उन्होंने हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया, लेकिन वो डॉग इतना फास्ट है कि पकड़ में ही नहीं आता। किम को एक अजीब सा फीलिंग आता है और वो पूछता है, अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो? अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो सरकार अपने ऑफिशियल ट्रूप्स भेजेगी, और अगर डॉग ने रेजिस्ट किया तो फिर उसका गेम ओवर समझो। ये सुनकर किम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया हो। श्वाइन और ज्यादा इमोशनल होकर उससे हेल्प की भीख मांगने लगता है। उसकी आवाज एक ब्रोकन रिकॉर्ड जैसी क्रैक हो रही होती है। अब किम और सेलिना चुपचाप खड़े होते हैं। पूरे माहौल में एक गहरी टेंशन छा जाती है। अब कोई मजाक नहीं बचा था। आखिरकार वो पूछता है, अब वो डॉग अभी कहाँ छिपा हुआ है? वो साफ करता है कि मैं वेट हूं, कोई कुत्ता पकड़ने वाला नहीं, लेकिन कम से कम जाकर सिचुएशन चेक तो कर सकता हूं। श्वाइन का चेहरा क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठता है। वो एक्साइटेड होकर बताता है कि डॉग थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ाई के बाद वहीं पास में है। किम फिर भी साफ कर देता है, मैंने कोई हीरो बनने की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है, बस देखकर डिसाइड करूंगा। सिलीना उसकी तरफ एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखती है। उसे पहले ही समझ आ चुका होता है कि किम का दिल अब इस मिशन में लग चुका है, चाहे वो माने या नहीं। जब वो वहां पहुंचते हैं, श्वाइन उन्हें एग्जैक्ट एरिया पॉइंट करता है और बताता है कि वो डॉग कभी उस जगह से दूर नहीं जाता। किम और सेलिना एक टिपिकल ओ ग्लांस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में उन्हें जो डॉग दिखता है वो सीधा थ्रेट लग रहा होता है। गुर्राता हुआ, दांत दिखाता हुआ, रेडी टू अटैक मोड में। किम उस पर डाउटफुल नजर डालता है और सेलिना से पूछता है, ये वही शमोन ब्रीड है ना जिसके बारे में तू पहले बता रही थी? सेलिना धीरे से सिर हिलाकर कंफर्म करती है, हाँ, वही है। कुत्ते की हालत देखकर किसी को भी दया आएगा। मिट्टी में सना हुआ, थका हुआ और गुस्से में पागल जैसा लग रहा है। सेलिना फिर से वही बात रिपीट करती है कि लोग इस ब्रीड को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड में है, और फिर कुछ ही समय बाद ऐसे फेंक देते हैं जैसे कोई एक्सपायर्ड बचा कुचा सामान हो। उसका टोन बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसने ये बात 100 बार पहले भी बोली हो। वो डॉग अब भी एकदम लड़ाई वाले स्टांस में खड़ा था, हर मोमेंट पर फट पड़ने के लिए तैयार। ये देखकर किम की टेंशन लेवल सीधा छत पर पहुंच गई। वो जानवर की हालत देखकर साइलेंटली सोचता है कि ये ऑब्वियस है कि उसने महीनों से ठीक से खाना नहीं खाया। पसलियां साफ दिख रही हैं और बॉडी स्लगिश लग रही है। तभी पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आती है, जिससे सब अलर्ट हो जाते हैं। किम को धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है और उसके दिमाग में नए डर पैदा होने लगते हैं। शायद वहां एक से ज्यादा क्रीचर्स हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट डॉग एकदम लूज हो जाता है। ऐसा भौंकता है जैसे किसी हॉरर मूवी की ऑडिशन चल रही हो, और सीधा किम की तरफ लॉन्च करता है जैसे कोई फरी मिसाइल। किम कुछ कह भी नहीं पाता। सेलिना तुरंत रिएक्ट करती है, उसे पीछे खींच लेती है। दोनों ऐसे भागते हैं जैसे सर पे पैर नहीं हो, और उसी दौरान किम चिल्लाता है कि भाई भागना तो सबसे बेकार मूव है, पीठ दिखाओगे तो डॉग टर्बो मोड में चला जाएगा। सेलिना हमेशा की तरह सार्केज्म से भरपूर पलट कर बोलती है, तो क्या वहां खड़े रहकर उससे हग करवा लेती? लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो डॉग अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सब रुककर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कंफ्यूजन से भरे हुए। किम तुरंत बोलता है, ये डॉग तो अग्रेसिव हंटिंग ब्रीड है ना? श्वाइन सिर हिलाकर कंफर्म करता है, हाँ, यही बताया गया था। तो अब अचानक पीछे क्यों हट गया? वो सब देखते हैं कि वो डॉग धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ एक शेडी सी दिखने वाली केव की ओर लौटता है। किम ऑब्जर्व करता है कि डॉग उसी एग्जैक्ट जगह पर वापस जा रहा है जहां से वो चार्ज किया था, और इससे उसकी दिमाग की मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। सेलिना काल्मली कहती है कि डॉग्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हर बार उनका बिहेवियर टेक्स्ट बुक से मैच नहीं करता। श्वाइन भी ऐड करता है कि ये वाला एक्ट उसका डेली ड्रामा बन गया है और गांव वाले अब इससे परेशान हो चुके हैं। किम कुछ नहीं कहता, बस उसकी नजरें डॉग पर टिकी होती हैं, जैसे किसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो श्वाइन से पूछता है, विलेजर्स ने कंप्लेंट में क्या कहा है? श्वाइन बताता है कि ज्यादातर रिपोर्ट सिर्फ इस बात की थीं कि वो डॉग बहुत भौंकता है और हाइकर्स को डराता है। सब लोग इंसिस्ट करते हैं कि वो खतरा है। किम अपनी आंखें सिकोड़ता है और सीरियसली पूछता है, क्या किसी को असल में इंजरी हुई है? श्वाइन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से मान लेता है कि नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ भौंकने की शिकायत थी, काटने की नहीं।
किम सेलिना की ओर मुड़कर पूछता है, तूने ही कहा था ना कि शेमन डॉग्स अपने मालिकों के लिए सुपर लॉयल होते हैं, इतने लॉयल कि जिंदगी भर इंतजार कर लें। सेलिना फिर से कंफर्म करती है, हाँ, वो बात सच है। वो बिल्कुल चिल्ड आउट अंदाज में किम से पूछती है कि तूने उसके बिहेवियर से कुछ अंदाजा लगाया। लेकिन किम अब भी डीप थॉट में होता है, जैसे दिमाग में इमोशंस और लॉजिक का सूप बॉयल हो रहा हो। अगले दिन किम और सेलिना उस विलेज की तरफ निकलते हैं जो उस माउंटेन के सबसे पास है। सेलिना कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, हम विलेज क्यों जा रहे हैं? डॉग के पास वापस क्यों नहीं जा रहे? किम कामली जवाब देता है, अब हमारा मिशन डॉग को पकड़ना नहीं है, हमें उसके पुराने मालिक को ढूंढना है। सेलिना थोड़ा अनॉयड होकर कहती है, भाई, इससे तो आसान होता कि सीधा डॉग को पकड़ लेते। क्लॉक तो ऑलरेडी टिक कर रहा है। फिर वो एक गूफी आइडिया देती है कि क्यों ना एक बेट ट्रैप सेट कर दें, बेचारा डॉग भूखा होगा तो खुद आ जाएगा। लेकिन किम कहता है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ खाना इनफ होगा। सेलिना पूछती है, क्यों? तब किम एक्सप्लेन करता है, अगर भूख ही उसकी प्रॉब्लम होती तो वो ऐसे नहीं दिखता जैसे लाइफ से एक रेसलिंग मैच हार कर आया हो। उसे एक हार्ट ब्रेकिंग सीन इमेजिन होता है। वो डॉग का ओनर जाते वक्त उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, यहीं रहना, मैं जल्दी लौटूंगा। और उस वक्त डॉग शायद खुशी से अपनी टेल हिला रहा था, पूरी लॉयल्टी के साथ उस बात को मान गया। वो भारी दिल से बोलता है कि शायद उस डॉग के मालिक ने उसे सख्त हुक्म दिया था कि हिलना भी मत। सेलिना उदास होकर कहती है कि उसने अपने गांव में भी ऐसे लोग देखे हैं। अंदर से गुस्से से तिलमिलाया हुआ किम बोल पड़ता है कि अगर उसे कभी ऐसा दिलहीन इंसान मिला तो वो उसे ऐसा थप्पड़ मारेगा कि सीधा चांद पर जाएगा और फिर उसे घसीट कर वापस लाएगा, बस ये दिखाने के लिए कि उसने अपने डॉग के साथ क्या किया है। वो जोर देकर कहता है कि उस ओनर को यह दिखाना जरूरी है कि उसने अपने जानवर की जिंदगी किस हालत में छोड़ दी। किम और सेलिना विलेज में घूम घूम कर लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि उस डॉग का ओनर कौन है। एक औरत झुंझलाकर कहती है कि गैब्रियल का पति, जो लकड़हारा है, अब पेड़ नहीं काट पाता क्योंकि उसे पहाड़ के पास जाने में डर लगता है जहां वो शमन डॉग रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता ओनर कौन है, लेकिन उनकी माओ ने उन्हें उस भूत जैसे डॉग से दूर रहने को कहा है। थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़े आदमी से टकराते हैं। वो चिल्लाने लगता है, कौन सा डॉग? क्या वो जिसने 10 साल पहले मेरा सारा पैसा चुरा लिया था? किम का दिमाग KFC बकेट की तरह फ्राई हो जाता है। वो वहीं एक बिल्डिंग के पास बैठ जाता है, थका हुआ और परेशान। सेलिना चुपचाप पास आकर खड़ी हो जाती है, उसे घूरते हुए। उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए वो सॉफ्टली कहती है कि शायद ओनर इस विलेज का था ही नहीं। वो ये भी जोड़ती है कि एक चीज तो पक्की है, इस बेचारे डॉग से सबको नफरत है। किम पूछता है कि कैसे पॉसिबल है कि कोई भी इस डॉग का ओनर नहीं जानता, लेकिन तभी अचानक एक लड़की जंप स्केयर की तरह सामने आ जाती है और कहती है कि विलेजर्स वाकई कुछ नहीं जानते। वो और पास आती है और सीधे किम से पूछती है, क्या आप उस स्ट्रे डॉग के ओनर को ढूंढ रहे हैं? आप पहले इंसान हैं जो जेक के बारे में पूछ रहे हैं। किम तुरंत अलर्ट हो जाता है, जैसे कोई स्क्विरल को नट दिख जाए, और पूछता है, तुम्हें सच में पता है जेक कौन है? लड़की बस कहती है, मेरे पीछे आओ। किम और सेलिना उसके साथ चलते हैं। वो उन्हें विलेज से थोड़ा दूर एक घर की ओर ले जाती है। रास्ते में वो बताती है कि जेक विलेज वालों से काफी दूर रहता था, इसलिए किसी को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। जब वो घर पहुंचते हैं, किम दरवाजा खटखटाता है, सोचते हुए कि शायद जेक वहीं अपने लॉयल डॉग के साथ अकेला रहता था। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लड़की धीरे से किम की तरफ मुड़ती है और सॉफ्टली कहती है, जेक घर पर नहीं है, मेरे साथ आइए। अब भी पजल्ड, किम उसके पीछे चलता है, लेकिन अगले ही पल वो जैसे जमीन में गड़ जाता है। सामने एक कब्र होती है। जेक अब इस दुनिया में नहीं है। लड़की बोलने लगती है। उसका गला भारी हो जाता है। वो बताती है कि जेक 2 महीने पहले एक लैंडस्लाइड में मारा गया। वो अकेले रहता था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। और जबकि गांव वाले उसके डॉग के ओनर को कोसते रहे, सच्चाई ये थी कि जेक ने मैक्स को कभी छोड़ा नहीं। वो बस वापस आ ही नहीं सका। किम कब्र के सामने जड़ बनकर खड़ा हो जाता है। उसका दिल लीड की तरह भारी हो चुका होता है। लड़की आवाज कांपती हुई बताती है कि उसने मैक्स को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो किम से प्लीड करती है, अगर आप मैक्स के लिए आए हैं, प्लीज उसे बचा लीजिए। किम को एक पुरानी याद फ्लैश होती है। जेक और मैक्स एक साथ हंसते हुए, केयरफ्री और खुश। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कब्र के पास जाकर धीरे से बोलता है, रेस्ट इन पीस जेक। वो वहीं खड़ा रहता है। सेलिना और वो लड़की शांत होकर उसके पास खड़ी रहती हैं। कुछ पल बाद किम लड़की की ओर मुड़कर दिल से माफी मांगता है, इतने बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके मन में बस एक ही बात चलती है, पुअर जेक। अब उसके सीने में एक नई आग जल चुकी है। वो खुद से वादा करता है, चाहे जो हो जाए मैं मैक्स को बचाऊंगा। उधर गांव में अब हड़कंप मच चुका होता है।
एक सैनिकों की टीम टाइम से पहले विलेज पहुंच जाती है। श्वाइन ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि कम से कम एक दिन और रुक जाए। लेकिन सोल्जर्स जितने कोल्ड होते हैं उतने ही रूथलेस। उनके लीडर साफ कहता है कि काम अभी और यहीं होगा। वैसे भी विलेजर्स उस डॉग से नफरत करते हैं, तो अगर आज ही काम हो गया किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। उसी मोमेंट बेचारा मैक्स अपनी केव के बाहर पड़ा होता है, बिल्कुल टूटी हुई हालत में, जैसे कोई पुराना जूता। उधर किम और सेलिना उस डॉग तक पहुंचने के लिए कुछ भी ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनकी मदद कर सके। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, किम के चेहरे पर जोरदार झटका लगता है, जड़ी बूटियों की तीखी महक से, और वो सोचता है कि शायद जेक कोई हर्बल विजर्ड था। वो चारों तरफ देखने लगता है, उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैक्स को थोड़ा शांत किया जा सके। सेलिना हमेशा की तरह स्मार्ट सजेस्ट करती है कि उन्हें कुछ ऐसा उठाना चाहिए जिसमें जेक की महक हो, शायद उससे मैक्स थोड़ा रिलैक्स कर पाए। वो तुरंत दीवार पर टंगे जेक के पुराने कपड़े इकट्ठा करने लगती है, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें लॉन्ड्री में डालकर भूल ही गया हो। उसी वक्त किम की नज़र एक डस्टी टेबल पर रखी हुई फ्रेम की हुई फोटो पर जाती है। उसमें जेक और मैक्स दोनों बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ पोजिंग कर रहे होते हैं। उनकी बॉन्डिंग साफ झलकती है। वो फोटो सीधा किम के दिल पर लगती है। वो वहीं खड़ा रह जाता है जैसे कोई खोया पपी, उस फोटो को घूरते हुए सोचता है कि जो इंसान अपने डॉग से इतना प्यार करता था, उसकी जिंदगी इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गई। सेलिना फोकस में बनी रहती है और बताती है कि जेक शायद मांड्रेक प्लांट की तलाश में था। ये सुनकर किम की शक्ल कुछ कंफ्यूज्ड स्क्विरल जैसी हो जाती है। सेलिना दीवार पर टंगी मांड्रेक की एक पेंटिंग दिखाकर चीजें साफ करती है। किम थोड़ा करीब जाकर ध्यान से उस पेंटिंग को देखता है और कहता है कि उसे शायद ऐसा कुछ किसी फिल्म में देखा है, जहां लोग मांड्रेक निकालते वक्त चीख चीख कर पागल हो जाते हैं। सेलिना जैसे आज की वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हो, समझाती है कि मैंड्रेक प्लांट को जमीन से खींचते ही वो इतना जोर से चिल्लाता है कि कान फट जाए। वो बताती है कि ये प्लांट यूनिकॉर्न के सनग्लासेस पहनने जितना रेयर है और हर हर्बलिस्ट का सपना होता है इसे ढूंढ निकालना, क्योंकि इसकी कीमत लिटरली ट्रक भर के बराबर होती है। उसी वक्त मैक्स अपनी केव के बाहर बैठा होता है। आसमान काले बादलों से ढका हुआ होता है। मैक्स की हालत थोड़ी बेहतर लगती है, लेकिन वो अब भी थका और भूखा सा है, सांसें धीमे धीमे लेता हुआ। सीन अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है। अचानक से बारिश जोर से गिरने लगती है, जैसे आसमान किसी से पर्सनल बदला ले रहा हो। जेक मैक्स को साथ लेकर तेजी से उसी केव की तरफ भागता है ताकि तूफान से बचा जा सके। वो बड़बड़ाता है कि ये बारिश तो उन्हें धोखा देकर आ गई। केव के अंदर जेक जल्दी से एक छोटा सा फायर तैयार करता है और डिसाइड करता है कि जब तक मौसम थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता वहीं रुक जाते हैं। मैक्स को कांपते हुए देखकर जैसे कोई गीला स्पंज, जेक अपने बैग से एक कंबल निकालता है जो शायद ऐसे रेनी डेज के लिए उसने पहले से पैक कर रखा था। वो धीरे से मैक्स को उसमें लपेटता है और प्यार से कहता है कि अगर तू ऐसे ही भीगा रहा तो जोरदार सर्दी लग जाएगी। बस थोड़ी देर शांत बैठ जा चैंप, वो कहता है। लेकिन मैक्स टिपिकल नॉटी डॉग की तरह विगल करने लगता है, जिससे जेक हंस पड़ता है और सिर हिलाते हुए मुस्कुरा देता है, खुद को लकी मानते हुए कि उन्हें इतनी कोजी केव मिल गई। जेक की नजर अचानक जमीन पर कुछ शाइनी सी चीज पर जाती है। वो एकदम से रुक जाता है, दोबारा देखकर यकीन करता है, ओ माय गॉड, ये तो सच में मैंड्रेक प्लांट है। जेक प्लांट को घूरने लगता है जैसे कोई बच्चा कैंडी स्टोर में आ गया हो। उसके चेहरे की खुशी साफ झलकती है। लीव्स की शेप और कलर बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी मैंड्रेक की किताबों में होती है। वो खुशी से बोल उठता है कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये रेयर चीज किताबों से बाहर असल में देखने को मिलेगी। एक्साइटमेंट से भरकर वो डिसाइड करता है कि उसे तुरंत घर जाकर अपने टूल्स लाने होंगे ताकि वो इस प्लांट को सही तरीके से निकाल सके, इससे पहले कि कोई और इसे ढूंढ ले। वो मैक्स से कहता है, मैं जल्दी वापस आ रहा हूं। मैक्स जेक की लीविंग प्लान को भांप कर एक उदास सी आवाज निकालता है, जैसे उसे अकेले छोड़े जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जेक उसे कुछ स्वीट वर्ड्स से समझाता है, वादा करता है कि वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा और उसे गुड बॉय बनकर यहीं रुकने को कहता है। फिर वो एक प्यारी सी मुस्कान देकर, जैसा कि आज उसकी जैकपॉट डे हो, भारी बारिश में बिना किसी हेजिटेशन के बाहर निकल जाता है। मैक्स अभी भी केव के अंदर ही ठहरा हुआ है। बाहर बारिश ऐसे गिर रही है जैसे कोई बेकाबू रॉक कॉन्सर्ट चल रहा हो। वो पेशेंटली अपने ह्यूमन जेक के लौटने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ जेक बारिश में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कोई अपनी लाइफ की सबसे जरूरी मिशन पर निकला हो। लेकिन बारिश की अपनी ही चाल होती है और वो और भी जोर से बरसने लगती है, जमीन को एक जायंट स्लिप एंड स्लाइड में बदल देती है। अचानक जेक को एक डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई देती है।
इतनी भयानक कि किसी बड़े से बड़े इंसान के होश उड़ जाएं। वो वहीं जम जाता है और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि क्या होने वाला है। बारिश से ट्रिगर्ड एक भयानक लैंडस्लाइड पूरे माउंटेन से नीचे गिरने लगती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती चली जाती है, और जेक भी उसमें समा जाता है। समय बीतता है। केव में जलती आग बुझकर राख बन चुकी है। मैक्स वहीं बैठा है, अकेला, जैसे कोई छोटा सा बीन। उसे कोई आइडिया नहीं कि बाहर अभी क्या भयानक हादसा हुआ है। उसका छोटा सा शरीर सैडनेस से भरा है, लेकिन फिर भी वो विजिल पर बैठा रहता है। इवन जब आसमान साफ हो जाता है, 1 हफ्ते बाद कुछ हाइकर्स उस केव तक पहुंचते हैं। उन्हें वहां एक डॉग अकेला बैठा मिलता है। जैसे ही वो थोड़ा करीब आते हैं, उन्हें साफ दिखता है कि मैक्स की हालत बेहद खराब है, बहुत दुबला, और ऐसा लगता है जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। एक हाइकर थोड़ा सॉफ्ट होकर कहता है कि चलो उसे कुछ खाने को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही एक बंदा स्नैक लेकर आगे बढ़ता है, मैक्स एकदम वाइल्ड हो जाता है। वो दांत दिखाकर गुर्राने लगता है, जैसे फाइट के लिए रेडी हो। हाइकर लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। एक बंदा बड़बड़ाता है कि इस डॉग के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और दूसरा उसे सलाह देता है कि चलो यहां से निकल लेते हैं, इससे पहले कि ये डॉग ही हमें काट खाए। कुछ कहते हुए कि शायद इस डॉग को इसी वजह से छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव है। वो वहां से निकल जाते हैं, मैक्स को फिर से अकेला छोड़कर। बेचारा मैक्स वापस अपने पुराने स्पॉट पर जाकर बैठ जाता है, जेक का इंतजार करता हुआ। प्रेजेंट में वापस आते हैं। अचानक मैक्स चौकन्ना हो जाता है। उसके कान ट्विच करने लगते हैं, क्योंकि उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो रात के अंधेरे में केव की ओर बढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों के कंधों पर राइफल्स टंगी होती हैं। उनके साथ श्वाइन भी होता है, जो नर्वस होकर कहता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और उन्हें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि थोड़ा चिल कर लिया जाए, लेकिन सोल्जर्स बिना रुके आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही मैक्स के पास पहुंच जाते हैं। मैक्स वहीं डटा खड़ा होता है, नर्वस पर रेडी टू डिफेंड हिमसेल्फ। एक सोल्जर अपने साथी से पूछता है कि क्या उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स पैक किए हैं। दूसरा बंदा बड़े कूल अंदाज में कहता है कि हाँ भाई, सब रेडी है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो शामन ब्रीड के डॉग से डील कर रहे हैं और ये कोई आसान काम नहीं। श्वाइन अपना आपा खोते हुए पैनिक में भाग कर आता है। वो सोल्जर्स से 1 घंटे का टाइम और मांगता है, कहता है कि उसने किसी को हायर किया है जो इस डॉग को बचा सकता है। वो कमांडर से गुजारिश करता है कि ये डॉग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका एक सच्चा बैक स्टोरी है। लेकिन कमांडर उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है, हम यहाँ कोई इमोशनल कहानी सुनने नहीं आए हैं, हमारा काम है लोगों को सेफ रखना, बस। ये कहते हुए कमांडर अपनी गन उठाता है और मैक्स की ओर एम करता है। मैक्स डर के मारे कांप रहा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है। उसी वक्त एक हाथ राइफल पकड़ लेता है और उसे नीचे कर देता है। वो किम होता है, हुडी पहने, शांत और कॉन्फिडेंट, जैसे कोई खोया हुआ हीरो लौट आया हो। वो बड़े काम अंदाज में कमांडर से कहता है कि वो बहुत जल्दी में फैसला ले रहे हैं। वो इंसिस्ट करता है कि इस डॉग को अब भी बचाया जा सकता है, बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। किम फिर मैक्स की तरफ देखता है, प्यार भरी नजरों से, और धीरे से उसका नाम पुकारता है। वो अपना हाथ धीरे धीरे उठाता है और एक वार्म सी स्माइल देता है। कहता है, मैक्स, तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है। मैक्स की पूंछ थोड़ी सी हिलती है, जैसे खुद अपने आप सोच रही हो, और फिर पूरी स्पीड से वैग करने लगती है। प्योर जॉय से भरा मैक्स एक्साइटमेंट में भौंकता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे सामने जेक की महक मिल रही होती है, क्योंकि किम ने जेक के कपड़े पहने हुए होते हैं। मैक्स एक पल भी नहीं गंवाता। वो दौड़कर किम के पास पहुंचता है, खुशी से भौंकता हुआ, जैसे उसकी दुनिया वापस आ गई हो। किम नीचे झुककर मैक्स को एक जेंटल हग देता है और धीरे से कहता है, आई एम सॉरी, मैं वो नहीं हूं जिसका तुम इतना टाइम से इंतजार कर रहे थे।